हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि जो भी जैक के द्वारा मॉडल पेपर रिलीज किया गया है 11वीं क्लास के लिए, हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे थे। हमने अपने पिछले वीडियो में जो मॉडल सेट आया है इसमें फिजिक्स के लिए हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 28 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और उसके बाद का डिस्कशन आज हम करेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो मॉडल सेट रिलीज किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए, जिनका एग्जाम अगले मंथ अप्रैल वाले मंथ में होने वाला है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है ताकि वे परीक्षा में अधिक से अधिक ट्यूशन को बना सकें। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। उसके बाद 28वें क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन के पास। 29वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगर कि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि जो भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट पे जो मॉडल पेपर डाला गया है, आप वहां से डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी निकाल कर अपने पास रखेंगे, ताकि क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, क्वेश्चन बस पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी नहीं लिखता हूँ। जो क्वेश्चन अच्छा रहता है उसके लिए ऑप्शन लिखता हूँ और उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ कि क्या होने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, उसके पीछे क्या थ्योरी है, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं अधिक से अधिक कम से कम टाइम में, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो चलिए आइए चालू करते हैं आज का 29वां क्वेश्चन। तो जो 29वां क्वेश्चन दिया गया है, 29वां क्वेश्चन जो दिया गया है ध्यान से देखेंगे। अ स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन बिकम्स। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखेंगे हाफ, 4 टाइम्स, 1/4 और ऑप्शन डी जो है डबल है। तो क्वेश्चन फिर से हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ कि एक स्टील के तार पर 2 किलोग्राम भार लादा जाता है। यदि तार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया हुआ है हाफ मतलब आधा। उसके बाद सेकंड है 4 गुना, 1/4 या 2 गुना। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन दिया गया है, तो मान लिया हमने कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लंबाई L है, जिसपे द्रव्यमान लटकाया गया है 2 kg वेट बोला हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे, 2 kg वेट मतलब यहाँ पे जो द्रव्यमान है 2 kg का है। तो इसका अगर हम लोग वेट देखेंगे तो वेट जो हो जाएगा 2g के बराबर हो जाएगा, मतलब mg के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुने 9.81 न्यूटन, इतना न्यूटन का बल तार के ऊपर लग रहा है। तो हमने मान लिया कि जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई जो है L है, और जो प्रारंभ में इसकी जो त्रिज्या है, इनिशियल में जो त्रिज्या है, इनिशियल कंडीशन में इनिशियल रेडियस R है, इनिशियल रेडियस R है। उसके बाद प्रश्न में बोला गया है कि अब इसमें क्या किया जा रहा है कि इसकी त्रिज्या को हमें डबल करना है। इसकी त्रिज्या को डबल करना है। उसके बाद बताना है कि इस तार में जो एक्सटेंशन होगा, लंबाई में जो विस्तार होगा, उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाला जो केस पूछा गया, तार सेम तार है जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, उसके लिए जो भी अंक प्रत्यास्थता का गुणांक रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे सेम भार लगाया गया है 2m का, सॉरी mg का, और mg का मान जो है यहाँ पे 2 × 9.81 न्यूटन के बराबर है। बोल सकते हैं कि तार के ऊपर जो लगने वाला बल है, ये बल का मान दिया हुआ है mg, और अगर इसको हल करेंगे तो 19.62 न्यूटन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, सेम ले रहा है, लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं करना है, लंबाई सेम है। क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी त्रिज्या, फाइनल त्रिज्या, फाइनल रेडियस अगर के दुगुना कर दिया जाए 2r, तब बताना है कि इसकी लंबाई में वृद्धि कितना होगा। तो ये हमारे पास जो केस 1 है, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है केस 2। क्वेश्चन अगर के पढ़ के समझ गए तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी तार में जो एक्सटेंशन होता है, लंबाई में जो वृद्धि होता है, एक्सटेंशन इन लेंथ
डेल्टा एल ये जो होता है एफ एल अपॉन ए के बराबर होता है, एफ एल अपॉन ए के बराबर होता है, जहाँ पे एफ क्या है, एफ जो है उस तार के ऊपर लगने वाला बल है, एल जो है उसकी लंबाई है, ए जो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो वायर रहेगा उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा वो ए के बराबर है, और ई जो है यंग प्रत्यास्था का गुणांक है। यंग प्रत्यास्था का गुणांक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पे मटेरियल के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि जो बल लग रहा है दोनों कंडीशन में बल का मान सेम है। यहाँ पर जितना बल लग रहा है केस 1 में F बराबर में 19.62 न्यूटन, यही बल सेकेंड वाले स्थिति में भी लग रहा है, F बराबर में 19.62 न्यूटन। लंबाई L यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी लंबाई L ही है, तो दोनों स्थिति में जो L है इसका मान भी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं बात करें तो E जो होता है यंग प्रत्यास्था का गुणांक है, अलग अलग मटेरियल के लिए इसका मान अलग अलग होता है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर कि यहाँ से फाइनली निष्कर्ष निकाला जाए तो जो डेल्टा एल है सीधा समानुपाती है किसका, 1/a का। अब दोनों स्थिति के लिए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि कितना होगा, तो डेल्टा एल पहले स्थिति के लिए अगर लिखेंगे तो हो गया 1/a1, यहाँ पे समानुपाती नियतांक सपोज मैंने मान लिया k है, k इंटू 1/a1। सेम इसी प्रकार दूसरे के लिए, दूसरे वाले कंडीशन के लिए देखेंगे तो डेल्टा L2 का जो मान है k इंटू 1/a2 के बराबर है। अब दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं कि रेशियो कितना है, तो इसीलिए डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इसका मान कितना होगा, तो जब यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ से मान रखते हैं k अपॉन a1 अपॉन k अपॉन a2। k जो है समानुपाती नियतांक है, तो देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह से हट गया है, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का जो मान मिलने वाला है a2 अपॉन a1 के बराबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आइए रखते हैं a2 का मान कितना होगा, तो ये जो वायर है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तो सर्कुलर होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग एरिया लिखेंगे तो सर्कल का एरिया लिखेंगे पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाले केस में दिया हुआ है त्रिज्या है जो दुगुना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2r का स्क्वायर बटा में a1। अगर a1 देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल मिलने वाला है पाई r स्क्वायर, जब हल करेंगे यहाँ से तो मिलने वाला है 4। डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का जो मान है 4 के बराबर है, तो इसीलिए अगर हम बोलेंगे कि डेल्टा L2 किसके बराबर है, तो 1/4 टाइम्स डेल्टा L1 के बराबर है। तो हम लोग आसानी से ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे त्रिज्या को दुगुना करेंगे सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में जो त्रिज्या r है अगर इस त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सटेंशन होने वाला है, जो तार की लंबाई में वृद्धि होने वाला है 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 हो जाता है किसका, तो जो प्रारंभिक लंबाई में एक्सटेंशन है उसका 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होने वाला है सी सही होने वाला है। तो एक क्वेश्चन नंबर है 29 जिसका ऑप्शन है सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से बनाया गया है। अगर कि रट के याद करना चाहेंगे, अगर कि यहाँ पे मान लो अभी एरिया में रेडियस में चेंजिंग किया, अगर के बोल दे कि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, लंबाई को आधा कर दिया जाए, एरिया को डबल कर दिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक जो अप्रोच है ध्यान देंगे, बेसिक अप्रोच यही है कि जब भी हमें किसी भी तार में एक्सटेंशन का मान निकालना रहेगा, विस्तार निकालना रहेगा लोड के कारण से, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे FL अपॉन ए की सहायता से, जहाँ F जो है तार के ऊपर लगाया गया बल है, जो वायर है या फिर जो भी मटेरियल का बना हुआ है उसके लिए यंग प्रत्यास्था का गुणांक दिया रहेगा। A जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और L जो है लंबाई है। अगर बात करें कि फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है, तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से पूछा गया है, जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है NCERT का। यहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा गया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर के याद करके जाना चाहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर के थोड़ा सा इधर उधर किया तो ऑप्शन गलत करके आ जाएंगे परीक्षा में।
तो ध्यान देंगे कि जो बेसिक तरीका है किस प्रकार से निकाला जाता है इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। 30 नंबर में क्या पूछा गया है, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज। क्वेश्चन 30वां जो दिया गया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे कि 30वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, हिंदी में पढ़ रहे हैं, सर्वोत्तम आदर्श कृष्ण पिंड होता है। मतलब ब्लैक बॉडी के बारे में पूछा गया है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी के क्या क्या गुण होता है, उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो है ब्लैक बॉडी से आधारित है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कुछ कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। कि ब्लैक बॉडी वैसा बॉडी होता है जो पूरे रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी ब्लैक बॉडी होता है पूरा रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एक क्षमता होता है कि जितने भी रेडिएशन एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगा वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कोई उदाहरण देखना चाहेंगे तो जितने भी काले रंग के वस्तु हैं वो सारे ब्लैक बॉडी के उदाहरण है जो विकिरण ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा जो बर्फ है, बोल सकते हैं बर्फ, आइस और मिल्क, ये दो अपवाद हैं। ध्यान देंगे आइस और मिल्क ये अपवाद हैं। आइस जो है ब्लैक कलर का नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह क्या है, ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि यह उष्मा को या फिर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा मिल्क भी देखने में व्हाइट लगेगा, व्हाइट कलर का होता है, ये भी ब्लैक बॉडी का उदाहरण है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अब क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया हुआ है, तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। लैंप ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, पहला ऑप्शन यही है। मेटल कोटेड विथ ए ब्लैक डाई, ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोल्टर, हॉलो इनक्लोजर ब्लैंक इनसाइड ए हॉलो ए स्मॉल होल। अगर के यहाँ पे मैं हिंदी में बताऊं तो चारकोल का दीपक उच्चतम तापमान पर गर्म किया जाता है। काले रंग के साथ लेपित धातु, कांच की सतह होल्डर के साथ लेपित, खोखले पाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया। तो अगर के बात करें कि आइडियल कंडीशन अगर के पूछा जाए कि ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, तो जो चौथा वाला ऑप्शन है ज़्यादा सुटेबल लग रहा है कि हॉलो इनक्लोजर blackened inside and having a small hole is good example of black body। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो भी पूछा जाएगा उसके बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जैसे ब्लैक बॉडी पूछा गया, तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या क्या गुण होता है, ब्लैक बॉडी होता क्या है, ब्लैक बॉडी दिखने में कैसा होता है। जितने भी ब्लैक कलर की बॉडी है सब ब्लैक बॉडी है। इसके अलावा दो जो है आइस और मिल्क इसके अपवाद में है, जो ब्लैक कलर के नहीं होते हैं फिर भी ब्लैक बॉडी के उदाहरण हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिस्मा के लिए जो ज़्यादा सुटेबल दिया गया है, इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। होलो इनक्लोजर ब्लैंकेट इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल इज गुड एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। तो तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर है ध्यान देंगे डी है। आंसर जानने से मतलब नहीं है, आंसर कुछ भी हो, सबसे पहले अगर कि आपसे पूछा जाए कि ब्लैक बॉडी होता क्या था, ब्लैक बॉडी के बारे में जानना होगा। जैसे मान लो ब्लैक बॉडी ना पूछ के कोई बोलते व्हाइट बॉडी किसको बोला जाता है, ग्रे बॉडी किसको बोला जाता है। अगर कि क्वेश्चन देखा जाए कि कहाँ से पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो है हीट ट्रांसफर से पूछा गया है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, व्हाइट बॉडी क्या होता है, ग्रे बॉडी क्या होता है। उसके लिए इमिसिविटी का मान अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है, इसके लिए कौन सा नियम काम करेगा। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर में भी रेडिएशन वाला जो पोर्शन है, रेडिएशन विकिरण, उससे सवाल पूछा गया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में किसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज 3/2 RT। 3/2 RT जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, 31वां क्वेश्चन का जो आंसर है ये है ए है। तो फिर से पढ़ रहे हैं, किसी गैस की 1 मोल के लिए ताप T पर गैस अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान जो होता है 3/2
RT। यहाँ पे अगर एक्चुअल में बात करें कि ये जो होता है 3/2 kT के बराबर होता है। तो अगर K के बारे में जानेंगे, काइनेटिक एनर्जी K के बारे में जानेंगे, तो K के बारे में जानेंगे तो ये हो गया 3/2 kT। K को बोला जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियतांक, और इसको हल करेंगे तो ये होता है R/Na। अब यहाँ पे बोला है 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए मतलब 1 मोल परमाणुओं की संख्या में जब देखेंगे तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ से एवोगाड्रो संख्या समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली जो निकल के आएगा, जो गतिज ऊर्जा होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मान होगा 3/2 RT के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए हैं, आसान दिया गया है, और जो कुछ क्वेश्चन है जिसे बनाने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। क्या कि हर एग्जाम में ऐसा किया जाता है कि 2, 4, 5 क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से डाला जाता है, जिससे एक्चुअल स्टूडेंट का मूल्यांकन हो जाता है। अगर कि आप याद करके जाएंगे इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए तो उस समय दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पहले से दिमाग में सेट करके जाएंगे कि ये क्वेश्चन हमने बनाया है, इसका आंसर इतना है। क्वेश्चन तो याद नहीं होगा लेकिन आंसर जरूर याद होगा, तो वहाँ पे गलती करके आ जाएंगे। तो गलती नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक अप्रोच से बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक ज़्यादा डिटेल में थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। जब थ्योरी आप पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो उस समय क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, Which of the following parameter does not characterize the thermodynamic state of matter? ऑप्शन दिया हुआ है वर्क, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हिंदी में पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक्स की स्थिति की विशेषता नहीं है? तो थर्मोडायनेमिक्स की स्थिति को बताने के लिए ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्थिति को बताने के लिए वॉल्यूम का भी प्रयोग किया जाता है, प्रेशर का भी प्रयोग किया जाता है, और टेम्परेचर का भी किया जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला ए, वर्क, कार्य जो है थर्मोडायनेमिक्स में स्थिति को बताने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कार्य निकालते हैं। तो कार्य कैसे निकालते हैं? ओपन सिस्टम के लिए कार्य अलग फार्मूला से निकलता है, और क्लोज सिस्टम के लिए कार्य अलग फार्मूला से निकलता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्क जो है थर्मोडायनेमिक्स में या फिर थर्मोडायनेमिक्स की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, जबकि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का प्रयोग किया जाता है। तो 32वां क्वेश्चन का जो आंसर है, 32वां क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर ए करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन में। 33वां क्वेश्चन कुछ इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक अप्रोच मतलब थ्योरी पे आधारित है, वो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन एक आध दो न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उसी को यहाँ पे हल करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर इज द स्टेटमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे भी हम लोग जब देख रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ के बता रहे हैं, उसमें अपने आप कम ताप वाले पिंड से उच्च ताप वाले पिंड की ओर प्रवाहित नहीं हो सकता है। यह कथन कौन से नियम में कहा गया है? ऊष्मागतिकी के कौन से नियम में कहा गया है? तो ऊष्मागतिकी का जो सेकंड नियम है, अब सेकंड नियम में भी दो कंडीशन है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है वहाँ पे दो वैज्ञानिक है, तो पहला वैज्ञानिक है जो है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है, और दूसरा जो है क्लाउसियस का स्टेटमेंट है। तो अगर के ऊष्मा देखें तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर स्वतः, इसमें कुछ करना नहीं है, स्वतः प्रवाहित होता है, जबकि जस्ट इसका उल्टा करना हो, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ऊष्मा को अगर क्या स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ बाहर से कार्य करना पड़ता है, तब जाके ऊष्मा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर स्थानांतरित होती है।
तो इसके बारे में जो जानकारी दिया गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक जो वैज्ञानिक है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है और दूसरा जो है क्लाउसियस का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बात करें कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में भेजना है, तो यहाँ पे एक वर्क करना पड़ेगा, बोल रहे हैं एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, बाहर से कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके ऊष्मा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर स्थानांतरित होगी। अगर के बात किया जाए कि यहाँ पे इस सिद्धांत के आधार पे ये जो कथन है, ये कथन क्लाउसियस का कथन है। अगर के देखा जाए तो ये क्लाउसियस का कथन है। क्लाउसियस का कथन क्या है कि जब भी ऊष्मा को निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर भेजना होता है तो एक बाहर से कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे सेम है, तो इसी के आधार पे, इसी कथन के आधार पे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे अलग अलग प्रकार के डिवाइस बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के डिवाइस कहने का मतलब है हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, इस टाइप के जो डिवाइस है उनका निर्माण किया जाता है। जो 33वां क्वेश्चन है उसका आंसर डी है, याद रखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद 34वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 34वां क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो देखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इंजन हैज एन एफिशिएंसी 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degree centigrade, its efficiency is doubled, then temperature of source is। अब यहाँ पे इंजन के बारे में बोला गया है कि एक इंजन जो है जिसकी दक्षता 1/6 है, जब सिंक के तापमान को 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दुगनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान क्या है? तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी दो कंडीशन बनने वाला है। कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे हम लोग इंजन बना लिए, ध्यान से देखेंगे। मान लिया कि जो इंजन है जिसका सोर्स का टेम्परेचर, ये जो है T1 केल्विन है, इससे इंजन ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इंजन बना दिए। अब जानते हैं कि टेम्परेचर लिमिट में कौन सा इंजन काम करता है, तो हमेशा कार्नोट इंजन कार्नोट इंजन कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो है कार्नोट हीट इंजन दिया गया है, कार्नोट हीट इंजन, जिसके लिए हम लोग मान लिए कि स्रोत का जो तापमान है T1 केल्विन है और जो सिंक है, सिंक का जो तापमान है ये है T2 केल्विन। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं स्थिति 1 के लिए। अब इंजन है, कुछ ऊर्जा लेगा, कुछ हीट लेगा, उसके द्वारा कुछ वर्क परफॉर्म होगा, कुछ वर्क मिलेगा और कुछ रिजेक्ट होगा। अगर के बात करें कि वर्क का मान कितना मिलेगा, तो Q1 - Q2 साइकिल के लिए, क्या कि ये जो इंजन है साइकिल के रूप में चलता है, मतलब चक्रीय इंजन होता है, बोल सकते हैं। तो यहाँ से वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, तो वर्क से काम नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस कंडीशन 1 के लिए, जो दिया हुआ है इफिशियंसी का मान दिया हुआ है 1/6। अगर के बात करें कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, यहाँ पे इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं। 1 - T2/T1 = 1/6। जब भी कार्नोट हीट इंजन रहेगा या फिर कार्नोट इंजन रहेगा, इंजन कहने का मतलब वो हीट इंजन ही बोल रहा है। तो यहाँ से हल करेंगे आगे, तो यहाँ से देखो मिल रहा है T1 - T2/T1 = 1/6। चलिए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से मिल गया 6T1 - T2 = T1। इसको इधर ले लाएंगे तो 6T1 में से एक T1 खत्म हो जाएगा, तो 5T1 - 6T2 = 0। तो जो पहला वाला कंडीशन दिया है उससे हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद अगला पोर्शन में क्या बोल रहा है, सेकंड वाला कंडीशन में बोल रहा है, कंडीशन सेकंड में बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। कंडीशन सेकंड में बोल रहा है कि सिंक है उसके तापमान को हम लोग 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर रहे हैं। चलिए हम लोग भी कम करते हैं, फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो स्रोत का तापमान है ये रहेगा T1 केल्विन ही रहेगा। यहाँ पे जो दिया गया है कार्नोट हीट इंजन है, कुछ हीट लेगा, कुछ वर्क करेगा, कुछ रिजेक्ट करेगा, किसके पास, सिंक के पास। तो सिंक का जो तापमान दिया हुआ है T2 - 62 केल्विन, T2 - 62 केल्विन। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब भी तापमान अकेला आएगा
तापमान अकेला आएगा उस समय हम लोग तापमान को केल्विन में रखेंगे, और जब तापमान में अंतर मिलेगा तो अंतर या तो केल्विन में रखें या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में रखें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे हमने बोल दिया है कि T2 - 62 केल्विन जो है सिंक का तापमान है, ये सोर्स है, ये सिंक है। और के बात करें कि यहाँ पे इफिशियंसी कितना होगा, तो अगर यहाँ पे इफिशियंसी निकालना चाहेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इफिशियंसी है, जो पहले कंडीशन में इफिशियंसी दिया गया है उसका दुगना है। तो यहाँ पे अगर कि इफिशियंसी बात करें तो इफिशियंसी जो है दुगुने जो पहले वाले कंडीशन में दिया गया है उसका दुगना है, जो भी इफिशियंसी दिया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं इफिशियंसी का, तो अगर इफिशियंसी को रखेंगे तो यहाँ से मिल गया 1 - T2 T1। अब यहाँ पे T2 क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे T2 - 62 T1 बराबर में हो गया 1/3। इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे T1 - T2 + 62 T1 बराबर में हो गया 1/3। चलिए इसको और आगे हल करते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल गया 3T1 - 3T2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 186 = T1। तो T1 को उधर ले जा रहे हैं तो 2T1 - 3T2 बराबर में ये हो गया -186। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट। तब हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे देखते हैं, हल करते हैं। 5T1 - 6T2 = 0, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया 2T1 - 3T2 बराबर -186। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 है 2 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसमें कर देते हैं 6 से। तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिल गया, ये हो गया 15T1 - 18T2 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे 12T1 - 36 18T2 = यहाँ पे करेंगे 36 का 6 3 8 48 80 51 5 6 6 5 11। अब इसको क्या करना है, हल कर देना है, घटा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस में ही कट जाएगा, ये भी हो गया प्लस में कट गया, यहाँ से मिल गया 3T1 बराबर, इसको हल करेंगे तो ये आ गया 1116। तो इसीलिए T1 = हल करेंगे 1116/3। तो हल कर लेते हैं यहाँ पे 3 3 या 9 2। T1 बराबर में आ गया 372 केल्विन। अब ध्यान से देखेंगे जो स्रोत का तापमान है 372 केल्विन, लेकिन जो ऑप्शन गिवन है, ध्यान देंगे जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 124 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑप्शन जो पूछा गया है डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया है। अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, T1 का मान निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसमें से कुछ नहीं करेंगे, जो आया हुआ है 372, इसमें से 273 को माइनस कर देंगे, यहाँ से आ गया 99 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब है कि जो स्रोत का तापमान है, जो स्रोत का तापमान है 99 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन अच्छा है, बोल सकते हैं परीक्षा में अगर कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन तभी बना पाएंगे, अन्यथा अगर के रट के जाएंगे, सपोज मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 62 के जगह पे आप बोल दिया कि 65 से कम किया जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग याद करके जाएंगे 62 से, तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, तो क्वेश्चन याद नहीं करेंगे, बिल्कुल जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से काम करेंगे क्वेश्चन पढ़ के, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन है जिसका आंसर है डी है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लेंगे किस प्रकार से निकाला गया है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन में चलते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 35वां बोल रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। हिंदी में पढ़ रहे हैं, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है वाटर फ्रीजेज
उसके बाद है सेकेंड लिक्विड हीलियम फ्रीजेज, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेज। अब यहाँ पे बात करेंगे कि परम शून्य ताप, मतलब कहने का मतलब है कि जब तापमान का मान 0 केल्विन है, जब तापमान 0 केल्विन है तो उस समय जल कभी भी फ्रीज नहीं होगा। जल जब फ्रीज होगा उस समय तापमान जब होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा, उसके बाद फ्रीज होगा। इसका जो आंसर है, अगर कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर है अगर कि यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड वाला है, इसका ऑप्शन सी है। 35वां क्वेश्चन का आंसर सी है। ध्यान से देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, आणविक गति रुक जाती है परम शून्य तापमान पर। उसके बाद आइए जल्दी से कर लेते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है, इन गैसेज साउंड वेव्स, मतलब गैस में जो ध्वनि तरंग होता है क्या होता है, तो केवल अनुदैर्घ्य तरंग होता है। 36वां का आंसर जो है ए है। गैस में जो ध्वनि तरंग होता है ये जो होता है केवल अनुदैर्घ्य तरंग होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी, अगर के हिंदी में पढ़े यदि कोई तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति हम लोग जानते हैं कि प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपनों की संख्या दिया हुआ है 20, उसके लिए टाइम लग रहा है 2.5। जब इसको हल करेंगे तो आवृत्ति जो आगे निकल के 8 हर्ट्ज आ गया। तो यहाँ पे जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो है डी है। उसके बाद आइए 38 में चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 क्या दिया गया है, तो जो 38 दिया हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट 78 टाइम्स इन 1 मिनट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम विल बी, हिंदी में पढ़ रहे हैं यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। फिर से वही सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 37 पूछा गया है, सेम 38 नंबर भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकेंड जो कंपनों की संख्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ेंगे कितने बार दोलन करता है। दोलन करता है 78 बार। अब कितने मिनट में, 1 मिनट में दिया हुआ था। 1 मिनट में हम लोग जानते हैं 60 सेकेंड होता है। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1.3 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं। 38 के लिए जो आवृत्ति निकल के आने वाला है 1.3 हर्ट्ज के बराबर है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है सी सही है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 39 नंबर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम, मतलब हिंदी में पढ़ रहे निम्न में कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ऑप्शन है रीस्टोरिंग फोर्स, तीसरा इनर्शिया, चौथा मटेरियल मीडियम। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, एसएचएम में कोई रोल अदा नहीं करता है। अगर के बात करें, अगर के पिंड रहेगा, मास दिया हुआ है तो उसके लिए उसका द्रव्यमान के हिसाब से हम लोग भार निकाल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जब तक नहीं रहेगा तब तक एसएचएम नहीं होगा। इनर्शिया भी वहाँ पे काम करता है। मटेरियल मीडियम, मटेरियल किसका बना हुआ है ये भी ज़्यादा निर्भर करेगा कि मटेरियल, जिस भी मटेरियल का मतलब स्प्रिंग बना हुआ है या फिर कोई भी वस्तु बना हुआ है उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद 40वां क्वेश्चन दिया हुआ है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, मतलब जब कोई बॉडी या कोई वस्तु सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स का मान होता है, पूछा गया रिस्टोरिंग फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगर कि हमें ऑप्शन सही मिल जाए, अगर कि हम सही ऑप्शन जानते हैं तो उसके बाद ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। तो फिर से देखेंगे सारा जो क्वेश्चन लास्ट का जो दिया हुआ है एसएचएम से आधारित है। फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन से लेकर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है एसएचएम से पूछा गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो इस चैप्टर से और भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग क्लास वाले हैं क्लास के नोट कॉपी देखेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में कराया गया है। इसके अलावा अगर कि जो भी लोग
हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो बुक रेफर करेंगे फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स के लिए जो अच्छा बुक है, जैसे दिनेश का बुक हो गया, इसके अलावा प्रदीप का हो गया, एच.सी. वर्मा का बुक हो गया। तो आप जिस भी बुक को रेफर करते हैं उससे कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट समझें, बनाएं। ये जो पेपर दिखाया गया, मॉडल पेपर दिखाया गया, मॉडल पेपर से ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है परीक्षा में आए। यहाँ से इसी आधार पे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, इसलिए दिया गया। हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन आए, नहीं भी आए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि करा रहा हूँ तो सारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश करें अधिक से अधिक बुक रीड करने के लिए, बुक का रीडिंग डालिए, हैबिट डालिए और बुक पढ़िए और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। ये केवल दिखाने के लिए दे दिया गया, डेमो की इस टाइप से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा एग्जाम जैक बोर्ड के द्वारा 11वीं कक्षा के लिए 2019-20 में भी लिया गया था। तो फिर से अगर के हम बात करेंगे वहाँ पे कि जो किस प्रकार से 19-20 में पेपर पूछा गया है, उसका भी क्वेश्चन का वीडियो हम यहाँ पे बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखें, आप जब पढ़ें तो थोड़ा बुक थ्योरेटिकल अप्रोच पूरा अच्छे से जान लें, मतलब कंप्लीट करें। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाना चालू करें। कुछ न्यूमेरिकल इसमें कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न अच्छे हैं, कुछ तो है पढ़ने के बाद अपने आप बन जाएंगे। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।